न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है। ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। न जाने कब से अंग्रेजी भूत सवार है, ओ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। हाँ हिंदी बोले तो बोले के गवार है। क्या बात है कविश, क्या बात है। इसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे आपके साथ। आप हिंदी बोले तो बोले गंवार है, जी कहानी है, मैं आपसे बाद में सुनूंगा। जी। आपके कविश के बारे में मैं बता दूं कि कविश एक राइटर है, कविश एक कंपोजर है, कविश एक गायक हैं, कविश एक इन्वेंटर हैं जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको नूरी कहते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका जो परिवार है, आपकी जो माताजी हैं, आपके जो छोटे भ्राताश्री हैं, सब संगीत की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बारे में अपन कविश से बात करेंगे। सबसे पहले कविश, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक बहुत ही अच्छे इवेंट के लिए आप भोपाल आए हैं, और भीमबेटका, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि भीमबेटका भोपाल से मात्र 20-30 किलोमीटर की दूरी में है। एक हेरिटेज साइट है भीमबेटका। तो आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो थोड़ा डिफाइन करिए। आपको कैसा लगा? आज आप सुबह एक वहाँ पे रेकी करने गए थे। जी हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? ये कॉज कैसा लगा? और ये मैं और बता दूं आगे दर्शकों को, ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल जिफलिफ है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, योर एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू लाइक? बहुत ही फैसिनेटिंग, माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जस्ट रेकी किया है हमने। अब तो हम आते आते यही कह रहे थे कि इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस क्यूरेट हुआ है ये। पहली बात तो भीमबेटका इतनी अपने आप में ऐसी जगह है कि वो इतनी ज़िंदा जगह है और उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और इतनी प्राचीन जगह है। 1 लाख साल पुराना बुज़ुर्ग मानिए, उससे मिलने जा रहे हैं आप, और उसके पास बतेरी बातें हैं कहने को, बतेरी नज़ारे दिखने लग जाते हैं वहाँ पहुँच के, और जो कि छपे भी हैं, कुछ तो चित्र हैं, मतलब कलाएँ हैं, कलाकृतियाँ हैं। पर वहाँ जाके जब अब निशांत एक कहानी बताएगा, भीमबेटका के बारे में बताएगा, उसको बहुत अच्छे अंदाज से बता रहा है अपनी तरीके से। फिर वहाँ पे जब मैंने गाया और उसकी जो गूंज जो पैदा हुई, उसमें भीग गया मैं एकदम। बहुत ही सुंदर। और आप एक ऐसी जगह की छत्र छाया में हैं जो 1 लाख साल पुरानी है। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। हाँ, तो वहाँ पे आप एक आवाज़ लगा रहे हैं, तो आप एक रिश्ता बना रहे हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त। और आपको जैसे होता है ना, अतीत एक आईना भी होता है, तो देखने को मिलता है कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बहुत ही बड़ी चीज़ का एक छोटा हिस्सा नहीं, महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हम्बलनेस है, आपकी ह्यूमिलिटी है। आप तो बड़ा ऐसा छोटा हिस्सा मत बोलिए, आप बड़ा हिस्सा है उस चीज़ का। और ये एक एक्सपीरियंस कैसा है? ये सुबह भीमबेटका यहाँ से एक बस है जिसमें सिलेक्टेड क्राउड जा रहा है, 30 या 40 लड़के हैं, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो ये सुबह का टाइम कैसा लग रहा है? 6-6:30 बजे मूवमेंट कर रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचेंगे, फिर स्टोरी टेलिंग होगी, चाय होगा, नाश्ता होगा, और 11-12 बजे वापसी हो जाएगी। ये आपके लिए एक इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट एक्सपीरियंस एक ऐसी साइट पे भी जहाँ पे जो इतनी ज़बरदस्त है अपने आप में ही। और मतलब वो एक तो मौसम इतना अच्छा, सुबह सुबह जाने का ही मतलब मज़ा है इसमें। सुबह सुबह पहुँचते हैं आराम से, मतलब उठ के और जाएंगे, बातचीत होगी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ होंगी। और बस में कुछ हमने रस्में भी सोची हैं करने की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जैसे मॉन्यूमेंट्स, आपके ज़िंदगी में अभी 2 साल पहले ऐसा क्या मॉन्यूमेंटल हुआ जो आप शेयर करना चाहोगे? तो वो मतलब लॉकडाउन के वक्त, अब लॉकडाउन से निकल के सीधे हम प्राचीन काल में प्रस्थान करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। हाँ, तो हम जुड़ेंगे, हम एक तरीके से पास्ट को टच करेंगे पर्सनली, कि हमारे पास्ट से रिश्ता क्या है। तो एक वो एक्सपीरियंस जब हम कलेक्टिवली शेयर करेंगे, तो आई थिंक पास्ट की भी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। बिल्कुल, चलो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ज़बरदस्त। तो अनुमान आप एक गायक हैं, और जनरली आपकी महफिल शाम को शुरू होती है, जब जाम भी छलकता है और लेट नाइट भी होती है, तो ये चाय पी जाएगी और समोसे खाए जाएंगे और कचौड़ियाँ खाई जाएंगी। तो एक अलग अंदाज रहेगा ये एक आपके कार्यक्रम। देखिए ये एक डिफरेंस है। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताइए, आपने IIT से अपना ग्रेजुएशन किया जी, उसके बाद ये शौक जो था आपको गाने का, लिखने का, ये किस वर्ष में आपका प्रारंभ हुआ? ये शुरुआत ही हुआ, बड़ी अजीब बात है, पर अब एक और बात है इसमें कि वैसे शुरू तो IIT में घुसने के बाद हुआ, उसके पहले नहीं था?
उससे पहले मैं बहुत गुस्सैल लड़का था। अरे हाँ, तो मेरी माँ ने सोचा कि हाथ पाँव लोगों पे ना चलें, किसी इंस्ट्रूमेंट पर चल जाएँ तो बेहतर है। तो तबले पे तो आप जो गुस्सेड़े थे तो क्या लोगों को मारते थे? मतलब नहीं, बहुत गुस्सा करता था, उस गुस्से में हाथ पाँव भी क्या चल क्या जाते वजह थे। क्या वजह? गुस्से तो गुस्सा तो गुस्से की वजह क्या होती है? जब जब वजह खो देता है बंदा तब गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। मैं इस पे मुझे सोचना, रिफ्लेक्ट करना हाँ, पड़ेगा। आपने क्या कहा संगीत ने वो गुस्सापन आपका नर्म किया थोड़ा? बहुत ज़्यादा, हुँ, बहुत ज़्यादा। और ये माँ का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है कि आपको संगीत की दुनिया में लेके गई? बिल्कुल, बिल्कुल। और लेके नहीं गईं, वो हो गया। हुँ, मतलब हुआ क्या कि जैसे मातें गाती हैं, तो घर में माहौल तो था ही गाने का, तो स्वरों की गूंज से भीगा हुआ था। और फिर डैड इंजीनियर थे, मेरा रुझान बहुत साइंस की तरफ था और म्यूज़िक मुझे सुनने में अच्छा लगता था बस। तो हमें लगा था कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, तो हम साइंस की तरफ हाँ, चलते आपका थे। रुझान था उस तरफ, बहुत ज़्यादा, झुकाव था उस तरफ। बहुत ज़्यादा, अभी भी है। गुड, गुड। वो कहीं भी छूटा नहीं मुझसे। और लेकिन बस यही हुआ कि आईआईटी जेईई देने के बाद जो 2 साल बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से दमन करते हैं अपने आप पर। इतना पढ़ाई करना स्वाभाविक नहीं है, जितनी कराई जाती है। करी ज़रूर जा सकती है, पर जो कराई जाती है वो दमन ही है एक किस्म का, जो आप खुद अपने आप पे करते हैं। हुँ, और इधर भी आप एक किताब को पढ़ रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया के नियम कानून कैसे हैं, मतलब लॉज ऑफ ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स एक्सेट्रा। लेकिन इसके बाद इतने 2 साल बिल्कुल जम के पढ़ाई करने के बाद जब म्यूज़िक से ऐसे इत्तेफाक से मेरा दोस्त गिटार सीखने जा रहा था, तो उसके साथ हो लिया मैं। कुछ नहीं था करने को, 3 महीने जेईई और आईआईटी से पहले। तो जब अभिव्यक्ति से रूबरू हुआ, मतलब जब अभिव्यक्ति हुई, तो मैं खुद से रूबरू हुआ और वो एकदम बहुत ही डिवाइन था मेरे लिए। मुझे लगा कि था अभी तक हमारी अभिव्यक्ति को कहीं जगह नहीं मिलती थी, कि मेरी जगह क्या थी स्कूल में, कुछ दोस्त में और मतलब नोटबुक के आखिरी पन्नों में कुछ जगह मिलती थी मुझे। लेकिन मुझे लगता था कि इतने बड़ी चीज़ को मैंने बड़े रिश्ते को मैंने नज़रअंदाज करके रखा है, तो मैं हर चीज़ को बेकार कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि म्यूज़िक अभी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि मैं खुद को जान सकूँ। क्या बात, क्या बात! ये मतलब इट वाज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सेल्फ नॉलेज जिसे कहते हैं, या सेल्फ टीचिंग की जो होती है म्यूज़िक के थ्रू आपने प्राप्त करने की जी, कोशिश जी, जी, की। हाँ। क्या बात! और सॉरी नहीं, 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 प्लीज़। किसी ने तो कहा था, आई थिंक ओशो ने कहा है कि संगीत साधना है, और सब हर बिल्कुल, क्लासिकल आर्टिस्ट बिल्कुल, ये इसमें तो मानते कोई हैं। डाउट ही नहीं, संगीत हाँ, साधना है। अच्छा, आपका परिवार में थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ, आपको कोई इतराज़ तो बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल नहीं। हम लोग जैसे हम लोग के पंजाबीज़ में एक कहावत होती है कि जहाँ बर्तन-भांडे बहुत होते हैं, वहाँ आवाज़ बहुत होती है। हाँ, मतलब हाँ, जब एक हाँ, है हाँ, ना, हाँ, हाँ, बर्तन-भांडे मतलब एक जॉइंट फैमिली होती है ना, तो किचन होता है, हाँ, तो हाँ, किचन में बर्तन बहुत होते हैं, तो जब बहुत बर्तन होते हैं तो आवाज़ होती है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि झगड़ा होता है। हाँ, हाँ, मैंने ये इसलिए पूछा कोरिलेट करके कि आपकी माताएँ जो हैं, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, जी, सूफ़ी हैं और हुँ, अपना कारवां एक ग्रुप को लीड करती हैं, जी, 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 कविता सेठ हैं। हाँ, कि इनकी माताजी को वर्ष 2010 में वेक अप सिट के लिए फ़िल्मफ़ेयर का बेस्ट पुरस्कार दिया गया था। किस गाने के लिए दिया था बताइए? एक तारा, एक तारा, जो बड़ा बहुत ही फ़ेमस था। और वेक अप सिट में जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, रणबीर कपूर और कौन-कौन सेन थे, कौन-कौन हसीन, हाँ, एंड इट वाज़ अ ब्यूटीफुल मूवी। यस, तो इनकी माताजी के इतने बड़े क्रेडेंशियल्स हैं। इनके जो छोटे भ्राताश्री हैं कनिष्क सेठ साहब, उन्होंने अपनी माता के साथ ही एक ट्रांस विद खुसरो एल्बम बनाया था, जो बहुत मशहूर हुआ। जी। मतलब आप लोग 3 टाइगर्स हो एक घर में, 1 टाइग्रेस है, 2 टाइगर्स हैं। तो आप लोग की ईगो क्लैश तो नहीं होती? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत ही मैंने इससे ज़बरदस्त। पहले ही पूछ लिया था, देखो यार मैं कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि क्योंकि बिग ईगोस, यू हैव गॉट आइडेंटिटी, कनिष्क हैज गॉट आइडेंटिटी, एंड ऑफ बिल्कुल, कोर्स बिल्कुल, माताजी की तो आइडेंटिटी बहुत ही बड़ी है। हाँ, और आई थिंक समवेयर ये हमने इस स्पेस को जैसे बोल सकते हैं कि हमारी बाउंड्रीज़ हम जानते हैं, कि कौन कहाँ किस स्पेस में काम कर रहा है, कौन किस स्पेस में काम कर रहा है। एक चीज़ है, हमारे घर की कल्चर है, वो डैड की वजह से ज़्यादा आई, तो वो बोलते थे कि तुम्हें कभी कुछ भी करना हो ना, तुम करो, पर अपने आप करो।
ठीक है, मतलब तुम्हें अगर दुनिया में घूमना ही है तो तुम घूमो, लेकिन अपने पैसे तो करना, मेरे से नहीं करना, मतलब मैं मेरे कंधे पे चढ़ के नहीं करेगा तू। तो पिताजी का भी देहांत जल्दी हो गया जब आप जल्दी, छोटे थे। जी जी जी। तो उनका जाना अखरा हाँ अखरता है। अखरता है। हाँ जैसे कहते हैं पिता की जो याद होती है जाने की, वो सालों साल होते के बाद और तगड़ी होती जाती है। जी ये जी, सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, वो पता लगता रहता है आप जैसे बड़े होते हो कि उनका योगदान कितना बड़ा था, आप जैसे बड़े होते हो। हम्म। तो वो तो बहुत ही चलिए नहीं, हाँ। अपन बात लेकिन करें। लेकिन इस सवाल पे क्योंकि इतना सटीक तरीके से किसी ने नहीं पूछा जी कभी, जी जी। और होती हैं, बिल्कुल होती हैं, पर मुझे लगता है ना इसमें एक चीज़ मैंने नोट किया है कि जब तक, जैसे मुझे नहीं समझ में आता था कनिष्क का इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्वमेंट। मैं बहुत मानता हूँ कि संगीत एक लाइव चीज़ है, जिंदा चीज़ है, मतलब वो जैसे म्यूज़िक एज अ पेंटिंग मैं मानता हूँ वो प्रोडक्शन होती है, बट म्यूज़िक जो जिंदा है, जो लाइव हो रही है, मतलब सामने सामने हो रही है, वो एक नदी बह रही है, वो लाइव म्यूज़िक हो गया, नदी आप दिखा रहे हैं कि बह रही है, ये आपकी इमेजिनेशन, मतलब पेंटिंग हो गई। तो मेरा बहुत इस तरफ झुकाव है। पर धीरे धीरे जैसे मैंने अभी अपनी संगीत में और बेहतर होता रह गया, तो मुझे उस जगह की इज्जत होना शुरू हुई। मुझे लगता है कि आप जितने नादान होते हैं उतना तब लड़ते हैं, और जितनी आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता चलता है। पता चलता है, जितना आप साधना करते हैं उतना आपको दूसरे की साधना के बारे में पता चलता है। वो एक कहावत है ना सर, इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ अनजान होना भी एक खासियत होती है साहब, कि आपको पता ही नहीं आप क्या क्या रिस्क ले जाते हो, क्योंकि हाँ। आपको सामने वाले के बारे में मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम्म। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक ये तो चीज़ सिर्फ परिवार में सीमित नहीं है, एक और भावना है जो कि जलन की है, हाँ हाँ। जो कलाकारों में बहुत होती है, मगर इसको हम अपनाते नहीं है। मैंने 2 साल पहले अपनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जैसे कि कोई भी अच्छा कर रहा हो आपके सामने, और आपको भाई जलन हो जाएगी, स्वाभाविक है कि वो कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे भी करना है। तो आप उससे कैसे डील करते हैं? आप तो एक पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल आप सामने वाले की सक्सेस से खुद कैसे अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं कि आप जल रहे हैं तो उसको डुबाएं नहीं नहीं, वो तो फिर वो होता है कि आप कैसे डील कर रहे हैं उस करते हैं। जलन तो से। यू आर टेकिंग द पॉजिटिव साइड, कि वो अच्छा गा रहा था तो उसके गायक से मैं क्या सीख के अपने आप को कैसे सुधार सकता हाँ, और अक्सर हमारे डर हमें गलत, क्योंकि हम हमारे जो डर पैदा होते हैं कि अरे वो गा रहा है अच्छा, या वो अच्छा कर रहा है, तो अब मेरी जगह तो गई, हूँ। मैं कैसे करूँगा, मतलब क्या मेरी जगह बन पाएगी? तो इन क्योंकि हमें डर से जूझना नहीं आता, तो हम उस जलन में एकदम राख हो जाते हैं, और राख हो जाते हैं तो हम दूसरे को राख करना चाहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो अक्सर वो एंगल जाता है, वो एक लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड। बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है यहाँ पे। आप, मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि अगर तुम कुछ बनने की इच्छा रखते हो तो तुम्हें जलने की काबिलियत होनी चाहिए, मतलब तुम जल सको, तप सको और योग कर सको, तो उस आग को तुम अपने में लगाओ। ये बात वो वो है ना। पॉजिटिव एनर्जी, तो आपने हाँ बड़ा खूबसूरत बोला, वो तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, हाँ, मतलब कि आप, वो जलन को ताप बनाओ हाँ ताकि तुम आगे बढ़ सको। बिल्कुल, आप बहुत लगाइए खूबसूरत, और बहुत योग करिए उस पे। क्या बात, और क्या है ना, हम दर्द को अपना लीजिए तो दर्द भी दवा है। क्या बात, हैं, क्या तो बात। दर्द को भी अपनाना पड़ेगा, जलन को भी अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें से बेहतर निकल सकते क्या बात, क्या बात। हैं। ये आपकी आपकी कुछ चीजें मैंने नोट करी हैं, बड़ा आपकी एक भाषा बड़ी सिंपल भाषा है कविश, बड़ा जी। आप जैसे कहते हैं ना, अपने यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस हैं, मैं नाम तो किसी को लूंगा नहीं, मेरा शो अभी तक बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल रहा है, हम्म। कुछ नेता हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़ी हाई फ्लोन इंग्लिश बोलते हैं। हाँ नाम तो आपको मैं जाहिर है। कि आपको हाँ समझ में आ गया होगा, हाँ जो एक हिंदुस्तानी को समझ ही नहीं आती। हाँ हाँ। तो जैसे कोई लोग इंग्लिश में नॉवल लिखते हैं तो इंडियन कहता है यार वेरी वेल रिटन, इट इज गॉट इंडियन इंग्लिश, इसमें हमें समझ तो आ रही है। हम्म। तो आपकी भाषा जो है, आप जो लिखते हो, मैं 2-3 चीजें आपकी पढ़ के बताऊं कि मैं जैसा लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसा लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ। आपकी तो एक खूबसूरत चीज है। और आगे एक और आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक सची तो है जो जुबान देता है, एक सची तो है जो जुबान देता है, वरना मुझे बोलना कहाँ आता है। तो ये सिंप्लिसिटी कैसे आई आपके पास? क्या इसका इन्फ्लुएंस माते का रहा, या आपकी सराउंडिंग का रहा, आपकी एजुकेशन का रहा? बहुत सिंपल लाइंस लिखते हैं लेकिन दे हैव गॉट लॉट ऑफ डेप्थ। हाँ, और आई थिंक इसकी वजह सब कुछ है।
और प्राइमरीली तो मेरा ऑन ग्राउंड इन्वॉल्वमेंट मेरे जब मैं उस पॉलिटिकल मूवमेंट के डेज में था तो उसके कारण रहा? बहुत ज़्यादा। मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन मैंने लिखना शुरू कर दिया था उससे पहले ही, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में लिख रहा था। अब क्या है कि मैं जो जीता हूँ वही लिखता हूँ, हैं? तो मतलब जो शब्द को मैं जी रहा हूँ या जो भी जी रहा हूँ उसको मैं किसी तरीके से बयां करना चाहता हूँ, तो मेरा शब्द से जो रिश्ता है उसको मैं कोई शब्द चलाता नहीं हूँ कि मैंने कोई देख लिया तो उसको चला दिया तो शब्द जो बड़ा आप अच्छा लग महसूस रहा है। करते हो। हाँ, जो जिया है क्या बात? उसको उसी को तो मैं तभी तो मैं कोई भाव में बह सकता हूँ अगर उसमें कोई जान हो, है ना? तो ये हुआ ये था कि जब मैं पॉलिटिकल मूवमेंट के वक्त लोगों से बात किस पार्टी में थे आप? मैं आम आदमी पार्टी में अच्छा, इंटर्न आम कर आदमी रहा था। पार्टी। तो क्या बॉम्बे में? नहीं, दिल्ली दिल्ली में में थे। 2013 जब जस्ट बनी थी। अच्छा, ओके। हाँ, तो तो उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व थे आप? मैं शुरुआत तो इंटर्न होकर गया था, मतलब बना था। और मुझे डेमोग्राफिक रिसर्च करने को बोला था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। फिर अरविंद सर को और उनके जो कैंपेन मैनेजर हैं उनको पसंद आया काम, तो उन्होंने गोपाल भैया जो उनके कैंपेन मैनेजर थे उन्होंने अपनी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों में आपने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी? छोड़ी। मतलब मैं तो आईआईटी में था उस वक्त, मैं कुछ वक्त के लिए गया था, लेकिन मुझे उस वक्त उधर रहना बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था क्योंकि वो मूवमेंट में बहुत बिलीव करता था मैं। और फिर क्या वो मूवमेंट में बिलीव खत्म हुआ? मूवमेंट वो अलग तरीके से चला रहे हैं और मुझे लगता है मेरी बहुत ज़बरदस्त समझ बनी वहाँ से। और फिर मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे जीना है। तो मैंने वहाँ से बोला कि भाई मुझे नेता वेता तो बनना नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बनना? आप जैसा एक, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप जैसा एक अच्छा हाँ कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल। अकलमंद आदमी, ऑनेस्ट आदमी, जो देश के लिए इतना कुछ कर सकता, कि अपन ऐसे जो लोग क्यों नहीं जाना चाहते पॉलिटिक्स में? क्या हाँ क्या हाँ, रीजन है? तो जैसे पॉलिटिक्स भी बहुत किस्म की होती है। हम हर कोई पॉलिटिक्स करता है, नीति बनाना ही पॉलिटिक्स है। आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं वो नीति नहीं, बनाना वो तो हो। एक आपने जात की बात कर ली, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स जो देश के हित में होती है। हाँ हाँ, देश के हित में ही। तो अब क्या है कि मैंने ये समझा, तो ये सवाल मुझे बहुत वक्त तक मैं करता गया हूँ अपने आप से कि क्या मैं कभी ज्वाइन करूँगा, क्या मैं कभी करूँगा, क्या मुझे इसकी इच्छा रखनी चाहिए या दिशा वैसी रखनी चाहिए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सामाजिक नेतृत्व में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और ज़्यादा काम करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि सत्ता में जो आपको मिलती है तो आप समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन एक सत्ता के थ्रू करते हैं, आप सत्ता को लगाते हैं। लेकिन एक काम होता है जो आप समाज में रह के करते हैं। जैसे कोई नेतृत्व कैसे करता है अपनी, जैसे मैं अक्सर मानता हूँ कि आप कोई रस्म बनाकर अपना ही नेतृत्व करते हैं। तो मैं स्वास्थ्य अच्छी रखना चाहता हूँ तो मैं सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करता हूँ। मैंने ऐसी कई रस्में बना ली और मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि भाई तू भी कर, तेरी जिंदगी बेहतर तो होगी। आप समझते हो कि ये एक सामाजिक कल्याण की तरफ एक स्टेप रहा आपका? हाँ, मतलब आपने नॉलेज शेयर करी? मैंने हाँ नॉलेज भी और रस्म भी शेयर की कि आप ये करके देखिए और इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो आप ऐसे बेहतर करते, तो ऐसे पूरा समाज एक ऑर्गेनिकली तरीके से बढ़ता है जब हम रस्म शेयर करते हैं। सत्ता से बोले कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, बोले मैं क्यों करूँ? तो मैं डर से करूँगा या अपने मन से करूँगा? डर से करूँगा। हाँ, तो डर से हम ज़्यादा आगे नहीं जा पाते हैं वाली बात है। कभी कभार चले भी जाते हैं। पॉलिटिक्स में करप्शन ज़्यादा लगा? वो अब नहीं, क्या रीजन था आपका छोड़ने का? वो नहीं, जवाब अच्छा वो ये हो गया था, उसकी वजह ये थी कि मुझे आइडियोलॉजी मिसिंग लग रही थी। अब आप एक यू वॉलंटियर फॉर एन आइडिया, नॉट फॉर अ पर्सन। वेरी गुड। ठीक है, ये देखिए, अब आपने ये बोली चीज बड़ी बढ़िया है। फिर से रिपीट करिए। यू वॉलंटियर फॉर एन आइडिया, आइडियोलॉजी, नॉट फॉर अ पर्सन। हाँ। वेरी तो मुझे अब वो आइडिया नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो मुझे लगता मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि मतलब हाँ आप कह सकते हैं जैसे मुझे, लेकिन मुझे बहुत कुछ रियलाइज हुआ तब जाके रियलाइज हुआ। तो सीखने को मिला बहुत कुछ। अभी आपने सोशल कॉज के बारे में बताया, कविश चलाते हैं, मूवमेंट चलाते हैं जुबान करके। वो जुबान क्या है वो थोड़ा बताइए। जुबान को करने की हिम्मत भी मुझे यहीं से मिली क्योंकि ऑन ग्राउंड जुबान में आप वेरियस सिंगर्स को, पोएट्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं? जी, जैसे प्लेटफॉर्म देना तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मुझे लगता है जेफलिप बहुत अच्छा करता है वो। हम क्या करते हैं कि हम कोलैबोरेट करते हैं। अच्छा, ओके। हम कोलैबोरेट करते हैं और परफॉर्म करते हैं।
तो हम कैसे कैसे कर एलाबरेट करते हो, थोड़ा आप हाँ खुलासा करिए। एक छोटा सा इंसिडेंट जी, बताता हूँ जरूर उससे आपको। जरूर जरूर जरूर। तो जब मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था वापस आके आईटी ख़त्म करके कि मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, अपने गाने गाना चाहता हूँ, तो मैं सोचा था कि मैं अपने गाने कैसे पहुँचा सकता हूँ भारत भर। क्या मैं पहुँचा भी सकता हूँ? क्या मैं प्रोफेशनली कर सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ? क्या मुझे बिना बॉलीवुड करे तो क्या इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में इतनी रीच है? अगर नहीं तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो मुझे कैसे बढ़ाई जा सकती पे मैं अब सोचने लगा था, क्योंकि मैं अब कुछ भी करने के लिए अपने आप को सक्षम समझ रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे दिन देख लिए थे उस क्रांतिकारी दिनों में कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे दिल धड़कता हुआ चाहिए और दिमाग चलता क्या हुआ, बात, क्या और बात, सब कुछ हो क्या जाएगा। बात। तो मुझे लगा कि भाई मुझे अगर गाने गाँव-गाँव में ही गाने हो पड़े मैं गा आप दूँगा। जाते हैं ना गाँव गाँव? जी, जी। तो मैं गाँव ही गया। तो एक तो ग गाँव में कैसे जाते हैं, मतलब अपना कौन सा गाँव सेलेक्ट करते हैं? बम्बई के पास के गाँव सेलेक्ट होते हैं या पैन इंडिया कहीं भी चले तो जाते हैं? अक्सर आपको तो इसको मैं ऐसे मानता हूँ कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 नेटवर्क से, जैसे आप किसी मैं आपको जानता हूँ, जैसे भोपाल हो आप गया हमारा। हाँ, आप किसी को जानते हो कहीं, करेक्ट करेक्ट। वो किसी को जानते हो, तो मैं आपको ज़रा पहले मैं आपके साथ आपको अपनी कुछ गाने सुनाऊँगा, आपको अच्छा लगा, आप बोलोगे कि अच्छा तुम्हें वहाँ पे भी जाना चाहिए, तो मैं आपके साथ कनेक्ट कर देता हूँ तो तुम जाना। और संगीत तो सबको साथ में लाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि आप आए हैं। तो ऐसे करके आप दूसरी-दूसरी जगह पे जाते रहते हैं और आपकी नीयत भी है कि आपको जाना है आपका भीतर। एक नेटवर्किंग बन गई है। हाँ, तो लोग आपकी मदद करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल मदद पर करते हैं। ये जो आप कार्य कर रहे हैं, गाँव-गाँव जाते हैं, तो ये फाइनेंशियली तो बड़ा साउंड नहीं होता होगा आपके लिए? हाँ, हाँ, तो आप सीधे उस वक़्त तो हम धड़ल्ले से चल दिए क्योंकि हमें जाना ही था। हमें लगा था कि हम तो उसके बाद हमें समझ बनी कि हमें कैसे करना है, ओके। सस्टेन करना है। तो जैसे एक बार फाइनेंशियली खुद को अच्छा करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था हमने। बताइए। उसका नाम हमने रोज़ी-रोटी रखा था। मैंने सोचा कि एक दिन हम बम्बई में ही रह के ही, मैं बटुआ घर पे छोड़ के बाहर चला जाता हूँ, गिटार लेके, और पूरे शहर में गाना गाता गाऊँगा और देखता हूँ कि मुझे पैसा मिलता है या खाना मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो ऐसे मैंने 12 जगहों पे उस दिन परफ़ॉर्म किया था। पैदल निकल गए। हाँ, तो एक बार एक मोची के पास, पहली परफ़ॉर्मेंस मोची के पास हुई थी, हैं क्या बात है यार। तो मोची के बाद 3-4 लोग इकट्ठे हुए। अब सुबह का वक्त था, 10 बजे थे कि दिन शुरू हो रहा था, वेडनेसडे डे था, तो सब लोग इकट्ठा हुए। मैंने बोला, अब मैंने बोला कि मैं कैसे मांगूँ कैसे, कि मैंने सुना है कुछ। तो मैं बोला कि भैया, मतलब कि यार मेरी तो अभी बोनी भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे पास 5 रुपए ये ले लो, हैं। तो उन्होंने 5 रुपए दिए, उन्होंने ठीक है कोई नहीं बात। फिर हम चाय की दुकान पे गए। मैंने बोला कि अब जाना वहाँ चाहिए जहाँ पे कुछ मिल सके। तो हम चाय की दुकान पे बैठे। मोची के यहाँ कौन सा गाना गाया? आई थिंक हिंदी भी गाया था और एक आध गा के सुनाओ ना। ऐसे जस्ट मोची वाला। मोची वाला। हाँ। ऐसे ऐसे इसी में सुना दीजिए। नहीं, मैंने जो सुनाया था हिंदी वाला। हाँ सुनाइए। जी। ये मोची के यहाँ जो इन्होंने पहला गाना गाया था रोजी रोटी के लिए, जब 5 रुपए मिले थे इन्हें। हाँ, लोगों को लोग पे भरोसा नहीं है, हर कोई देखो कहता यही है। हाँ, भली लगे मुझे दुनियादारी, दुनिया माने इस कारी, क्यों की जाना मैं कोई रे बाबा की जाना मैं, कोई रे बाबा की जाना मैं, कोई रे बाबा। हाँ, ताज हो तो
तलवार भी होगी, क्या बात। नाज हो तो नफरत भी होगी। रे ताज हो तो तलवार भी होगी, नाज हो तो नफरत भी होगी। ख्यालों की इन लड़ाइयों में आदमी मरे क्यों भाई। आके जाना कोई रे बाबा की जाना, कोई रे बाबा की जाना, कोई रे बाबा की ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस दिन आपने फिर अल्टीमेटली कितने पैसे कमाए? पैसे से ज्यादा मैंने सोचा कि पैसे नहीं कमाते। नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर मैं बताता हूँ मैंने क्या कमाया। मैंने आपको बताता हूँ, मैंने 2 कप चाय, 3 लस्सी, 6 दाबेली, 1 उत्पम क्या बात, और 1 शरबत, क्या बात। ये पूरे दिन का और दिन साथ की में कमाई। मोहब्बत। मोहब्बत तो बहुत बहुत कमाई। क्या क्या ऑडियंस मिली मुझे, मतलब मैं ऑटो की सवारी तक मतलब एक ऑटो वाले भैया को सुनाया तो बोलो ये इसका कीमत ही नहीं लगा। आई थिंक इसका बहुत अच्छा जवाब है। सही कह रहे हैं आप, हौसला और हिम्मत। मुझे लगा कि मैं मरूंगा तो नहीं, बिल्कुल बिना मैं म्यूजिक करते हुए तो मुझे कोई दिक्कत लस्सी नहीं मिल है। जाएगी, चाय मिल जाएगी, रोटी मिल जाएगी। हाँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे दिक्कत ही नहीं है, मतलब देखिए देखिए क्या म्यूजिक तो कर beautiful। लूँ। चलिए, तो अब ये बताइए, अपन नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं कबीर जी। साहब। आपकी इस जर्नी में आपके आपके परिवार के बारे में बात हुई, आपके पिताजी के बारे में बात हुई। आपने फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाया? क्या आप मेरा अभी सवाल नहीं हुआ, जो मेरे दिल में जहन में था, कल से बैठा हुआ था। जी आप इतना खूबसूरत लिखते हो, जी। क्या आपको परहेज है या थोड़ा ऑब्जेक्शन है दूसरों की रचना को गाते हुए, या यू नहीं प्रेफर सिंगिंग योर ओन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये सेल्फ डिफेंस में था, मुझे था कि पहले मैं अपना ही लिखना चाहता हूँ। ताकि आप एक लाइमलाइट में आ जाएं। हाँ, या कि मतलब लोग मैं ये तो गलत वर्ड किया, ताकि लोग आपको पहचानने लगे ये कला है। हाँ, एक तरीके से सही कह सकते हैं, ताकि एक जगह बन जाए जगह बन, कि जहाँ एक पे मुकाम बन जाए, और मुझ पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मैं लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कितने लोग कितना अच्छा लिखते हैं और देखिए कितनी साहब, आपने अभी जिक्र किया, मैं थोड़ा उसमें क्षमा चाहता हूँ आपसे। हर इंसान की जगह है इस कायनात में। हाँ इतनी बड़ी कायनात बनाई है ईश्वर ने कि आप ये भूल जाइए कि लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी जगह है। हाँ हाँ, तो वो तो मैं बात मानने के लिए तैयार नहीं। एवरी मैन हैज गॉट हिज प्लेस। सही बात है। लेकिन वो मान ले कि उसकी जगह है, इसमें भी बहुत बड़ा संघर्ष रहता है ना कि मानना तो पड़ेगा। हाँ आप ये सोचो कि रोज आपको 2 गाने मिल जाएंगे तो मुमकिन नहीं है, हाँ या आपको 3 गाने मिल जाए ये तो मुमकिन नहीं है, या एक ही दिन में मेरे पास करोड़ रुपए आ जाए ये तो मुमकिन नहीं है। वक्त लगता है, जी वक्त जी लगता है। हाँ। तो आपको ऐसा परहेज तो नहीं है कि नहीं, दूसरों की अब नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। अब बस ये है कि अब हम सह रचना करते हैं, साथ में रचना करते हैं। आप जैसे एक बहुत अच्छे शायर हैं, मतलब अच्छे शायर एक्चुअली, बहुत अमेजिंग आदमी है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, नाम बताएं। कमल किशोर राजपूत, देवास के ही हैं वो। अरे वाह, हाँ मध्य प्रदेश के हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के हैं। तो उनसे मुलाकात मेरी बैंगलोर में हुई थी। तो उन्होंने एक गाना, वो ऐसा है कि भोर के साथी हो तुम, शाम तक चलते रहो। फिर मैंने चेंज किया था उनका कि मुझे, क्योंकि चाहत की आँच पे कदम में दम भरते चलो, मैंने ये भर दिया था। लेकिन उनकी आगे का लाइन बहुत अच्छी थी कि दर्द को समझो ज़रा, गम की ना बातें करो, आंसुओं की बात छोड़ो, तल्ख को भी छोड़ दो। तो ऐसे करके मतलब वो गाना आगे बढ़ता है। तो उन्होंने लिखा था, तो मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया था विद हिज परमिशन। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन और उनका भी था कि तुम खुद लिखते हो, तुम्हारा जो मन करे तुम करना। आपकी कितनी एल्बम्स अभी तक रिलीज हुई? नहीं, मेरे कुछ रिलीज नहीं हुआ। आप सिंगलर सोलो गाते हैं? हाँ, या अभी जैसे आपने बताया कि आप किसी के साथ सह भी गाते हैं? रचनाएं कर लेता हूँ। अब क्या है कि अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक गाने अपने रिकॉर्ड नहीं करे, तो उससे ऐसे जैसे ऐसी बैठकें बहुत हो जाती हैं, इसका सिस्टम बनाया है मैंने। लेकिन अब मैं गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब आप उसका एल्बम बनाएंगे? हाँ, एल्बम कुछ बनेगा। नाम सोचा है आपने एल्बम का? मैंने एल्बम्स, हाँ बहुत चीज़ें सोची है। एक तो एक नाम जो हो सकता है 2 साल के बाद हम बोले भाई वाह देखिए साहब हमारे साथ बैठे थे बगीचे में भोपाल की, ये एल्बम निकली है उनकी साथ। तो मुझे लगता है एल्बम से ज़्यादा वो एल्बम ही है एक तरीके से। बस जैसे
जैसे खिड़की किनारे एक नाम सोचा है कि अभी मतलब it is not on the final stage. मतलब मुझे लगता है कि मैं उस जैसे खिड़की किनारे एक जगह है जहाँ मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे मैं अक्सर बैठ के गाता हूँ। Okay. तो वहाँ पे रचनाएं होती रहती हैं वहाँ पे। आपने उसका नाम खिड़की किया। हाँ, तो मुझे लगता है कि खिड़की किनारे के कुछ गाने होंगे जो बनते रहेंगे। जब तक वो जगह मेरे लिए संगीतमय रहेगी तब तक वो गाने बनते रहेंगे। तो उस थीम अनुसार एल्बम रहेगी। ऐसा But it'll take some time, as you rightly said. मुझे लगता है कि अब 2 महीने में पहले कुछ गाने 2-3 निकलेंगे, फिर एक बार निकल गया फिर निकलते रहेंगे। अब आपके हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं जानना चाहेंगे सर। जो नूरी आपने बनाया है, बताइए हमारे हमको सबको बताइए ये क्या चीज है, ये नूरी जो आपने पेटेंट किया है क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ सितार, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ गिटार, व्हाट आर दी स्पेशलिटीज? जैसे इसमें 14 तारे हैं या क्या, हमको बताइए नई आइडिया नूरी के बारे में। हाँ, तो नूरी की एक खास बात ये है कि नूरी में 3 सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। मतलब जैसे 14 नंबर वो वेरी कर सकता है। अच्छा। मतलब 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। पेटेंट कराया वो कितने नंबर्स का कराया? उसमें आई थिंक हमने 14 रखा है, लेकिन वो फर्स्ट ड्राफ्ट का है, वो कस्टमाइज भी होगा। इट कैन बी चेंज। हाँ, इट कैन बी चेंज, अपडेटेड वो है। तो उसमें 18 हमने एम्फेसिस रखी है ऑन 3 सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रादर देन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। कि एक ये मेलोडी स्ट्रिंग्स है, तो ये 6 जैसे गिटार में होती हैं आपकी, तो इसमें आप कॉर्ड्स बजा सकते हैं। तो कॉर्ड्स आप जैसे बजा सकते हैं इसमें, और इसको और फाइन करने के लिए हमने एक चीज़ बना रहे हैं, वो प्रोटोटाइप में है, लेकिन उससे आप कॉम्प्लेक्स कॉर्ड्स बजा सकेंगे आगे। तो वो है, और इसमें जैसे आप श्रुति वादन कर सकते हैं, जैसे भारतीय म्यूजिक में होता है, जो कि क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह वाह। तो ये आप जैसे सरोद अंग हो गया, फिर आप रबाब अंग भी बजा सकते हैं। जैसे श्रुति हिंदुस्तानी म्यूज़िक हुआ, भी अरबिक स्केल्स अलग होते हैं, तो उनमें अलग स्वर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे अगर ये सा है, और तो उधर हमारा कोमल रे है और ये शुद्ध रे, तो इनके बीच का स्वर यूज़ किया जाता है अरबी में। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसीलिए तो इसकी एक पावर, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है नूरी की, कि ये कोई भी हो, जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट हो या इंडियन आर्टिस्ट हो या अरबी आर्टिस्ट हो, तो कोई भी अपना म्यूजिक इस इंस्ट्रूमेंट पे बजा सकता है। अच्छा, मैं तो एक लेमैन हूँ साहब, देखिए मैं आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, तो अगर मैं एक लेमैन बोलूँ, हाँ साहब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सितार भी है, गिटार भी है, तो सही रहेगा? हाँ, मतलब सितार, गिटार, ऊद भी है, हाँ, मतलब सरोद भी है, सब कुछ, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड इंस्ट्रूमेंट है ये। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, तो क्योंकि मैं बहुत कोलैबोरेशंस करता था, तो जैसे मैं गिटार लेके घूमता था, तो बनारस में मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, वो स्पेनिश था, वो सरोद लेके बैठा, मैं गिटार लेके बैठा, उसने सरोद बजाई, मैं एकदम दंग रह गया। मैंने बोला गिटार तो एकदम फीका है उसके सामने। और ये भी था कि वेस्टर्न म्यूज़िक के नोट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं भारतीय नोट से, और भारतीय नोट्स के अरबी से भी अलग होते हैं, तो तीनों के अलग अलग नोट्स हैं। तो गिटार वो बजा नहीं सकता, जैसे गिटार में भारतीय म्यूज़िक नहीं बज सकता, सरोद में कॉर्ड्स नहीं बज सकते। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जिसमें कॉर्ड्स बज सकें, और भारतीय म्यूज़िक भी बज सके, वेस्टर्न भी बज सके, अरबी सब बज सके। तो ये नूरी एक तरीके से, ये हाँ, इसमें गोट स्किन कहाँ पे लगाया है? ये गोट स्किन, हाँ, ये गोट स्किन, हाँ, ओके जी। और ये चौथी नूरी है, ये मैंने खुद बनाई है। क्या बात है, पिछले साल लॉकडाउन में सोचा, लॉकडाउन में लोगों की बहुत उपलब्धियां रही। हाँ, उपलब्धियां रही। चलिए, बहुत अच्छा। और अब इसके आगे आपका क्या कार्यक्रम है जीवन में? अभी बॉम्बे में एस्टैब्लिश हो गए हैं, तो अभी क्या फिल्मों में जाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, म्यूजिशियन बनना चाहेंगे, ऐसा कुछ ख्याल में रखा है कि अभी एक एल्बम का सपना है कि मैं एल्बम निकालूं पहले? हाँ, मेरा अभी तो एल्बम है, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है, द ओनली प्रायोरिटी वही है। दूसरा फर्स्ट स्टेप वही है, वो इस साल होगा, और मतलब साल में 2-3 महीनों में होगा, और 2 महीना है होपफुली। और उसके बाद जैसे वो स्टेबल होगा, तो नूरी
अवेलेबल करेंगे हम वर्ल्ड के लिए। हाँ, तो क्योंकि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इट एंड सेलिंग इट। हाँ, तो अभी जैसे आईआईटी कानपुर में नूरी पे रिसर्च चल रहा है, तो उसकी भी कुछ फाइंडिंग्स होंगी जिसको हम दो नूरियाँ बनेंगी भी आईआईटी कानपुर में। तो उस बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है अभी। काफ़ी कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब हम वी आर गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन, हाँ, वी वही मैं वांट कह टू। रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल, अब हम बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज़ लाना चाहते हैं एकदम बिल्कुल से। लॉन्च इट कमर्शियली। बिल्कुल, हाँ, मतलब उसमें कोई गुंजाइश ना हो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तो वो। और क्या है कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले जो हैं, वो उनको कैसे पता चला, वो पद्धति कहाँ मिलती है उनको? अपने जैसे पेरेंट्स से मिलती है, दादा जनरेशन से वो लोग बना रहे हैं, लेकिन वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि वो क्यों करते हैं कोई चीज़। ऐसे जैसे हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम साइंस की लैंग्वेज से परिचित हैं, वो लैंग्वेज वो नहीं बोलते। तो हम अगर मैं वेव्स की बात करूं कि यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ है, वो बोलेंगे कि आवाज़ बड़ी गोल हो जाती है। अब आप गोल को कैसे क्वांटिफाई करोगे? हैं, तो गोल आवाज़ को कैसे बनाना है? तो विच इज़ वाई इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड बहुत काम आता है, और नेटवर्क भी बहुत काम आता है। तो जिसकी वजह से अब हम इंडियन इंस्ट्रूमेंट को स्टडी कर पा रहे हैं साइंटिफिकली, ताकि हम इवेंचुअली जब हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हम बहुत अच्छा, जैसे गिटार्स एंड वायलिन्स, ऑल दी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन स्टडीड टू द लास्ट ग्रेन ऑफ द वुड, कि लकड़ी कैसी यूज़ करोगे तो आवाज़ कैसी हो जाएगी, छोटा सा भी कट किया तो क्या। हमारे तो स्टडी नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे, और जबकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मैच्योर है। आप देखिए, कोई भी भारतीय वाद्य अगर बजना लग जाए और गिटार रख दीजिए आप एक कमरे में, वो एकदम स्पेस ले लेगा, उसकी कैप्चर कर लेता है स्पेस। तो उतना, क्योंकि उतना मैच्योर है, तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टडी चल रही है आईआईटी कानपुर में, और नूरी बिकेम वन ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच विल रिजल्ट इनटू। इट्स अ रिमार्केबल इंस्ट्रूमेंट, यू नो, इट्स आई थिंक वंस यू लॉन्च इट कमर्शियली इट शुड बी अ ग्रेट सक्सेस। ये तो जो आप बता रहे हैं जिस तरीके का, वो बहुत ही खूबसूरत है जी। एक मेरे जहन में मेरे चीज़ आती है कि अभी लेटली पिछले 10-15 साल से, जैसे आपने राइटफुली बोला कि इसको टेक्निकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कितने टेक्निकल लोग अब एंटरटेनमेंट जिंदगी में आ रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। देखिए, आप एक आईआईटीएन है, आपके साथ जो बातचीत कर रहा है वो एक इंजीनियर है, आप जिफलिफ के प्रोग्राम में आए वो एक इंजीनियर है, वो भी आईआईटीएन है। अगर आप गौरव सोलंकी को देखें तो वो आईआईटीएन है, आप चेतन भगत को देखें तो वो आईआईटीएन है। कितने इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स इस प्रोफेशन पे आ रहे हैं, इसकी वो वजह समझते हैं आप क्या? बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं अपनी वजह बता सकता हूँ। नहीं, ऐसे जनरली मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग, या तो ये है कि ये दौर खुलेपन का है कि भाई चलो हमने अपनी डिग्री ले ली, नाउ आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, जो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये भी एक हो सकता है। बहुत बहुत मस्त सवाल। मैं समझता हूँ, अगर मैं मानूँ कि टेक्निकल फील्ड से, टेक्निकल कॉलेज से पढ़ते हुए लोग जो आर्ट फील्ड में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ गई है। बढ़ गई है। पहली बात तो हम सब जानते हैं कि हमसे कैसी पढ़ाई कराई गई है ना? तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। हाँ, तो हमें वही, जैसे हमें कभी हमारे लिए जगह ही नहीं मिली, और आर्ट जगह बनाती है। जैसे अभिव्यक्ति में व्यक्ति को जीने की जगह मिलती है। तो जब अभिव्यक्ति वो करता है, उस एक व्यक्ति का विस्तार भी होता है उससे, तो उसको आराम मिलता है। जब यू आंसर्ड वेरी नाइसली इन वन वर्ड, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड आंसर कि आर्ट की दुनिया में हमारे को आइडेंटिटी मिलती है। हाँ, आइडेंटिटी बिल्कुल ज़रूर मिलती है, क्योंकि वो आपको स्पेस देती है और आप अपने मन का काम कर पाते हैं। एक जैसे मुझे आर्ट हर बार लगा है कि इट इज़ अ सर्विस टू द सेल्फ। जैसे लैकिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम अ लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे, मैं नागपुर में लास्ट ईयर था पूरा, ये जैसे जो 3 इडियट्स बनी थी, वो क्या बिल्कुल वाकई में बड़ी हकीकत वाली फिल्म? बिल्कुल, तभी तो रेजोनेट करी वो, तभी सुपर हिट भी गई। देयर इज आपके साथ देखिए, गाते गाते गायक के साथ कितना खूबसूरत सवाल उठ गया कि वी रियली एक्चुअली रिक्वायर अ रेडिकल सिस्टम इन आवर एजुकेशन। यस। ये रट्टा लगा रहे हैं, पोता लगा रहे हैं, एक बच्चा सुबह 8 बजे उठ के 12 बजे घर आता, खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। इससे अच्छा एक अपना जो आपको फैकल्टी लगती है उसको सेलेक्ट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, कम बोझ रहे, एंजॉय करो। एक्चुअली बिल्कुल राइटफुली बोला, देयर इज एक्चुअली वी ऑल रिक्वायर अ मास चेंज इन आवर एजुकेशन। बिल्कुल, आई थिंक हो भी रहा है, होना चाहिए, इवेंचुअली होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और मतलब शिक्षा बहुत ही, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा दार्शनिक होती है, कि आपको कुछ नज़र आ गया और आपको प्रभावित कर गया तो आप उस तरफ चल दिए। और अक्सर ऐसे ही लोग अपने करियर्स बनाते हैं, और जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, या कुछ लोग फंसे रह जाते हैं अपने हालात में,
और वो सिर्फ वही नहीं फंसे रहते, समाज और हम भी फंस जाते हैं उनके साथ। मतलब हम सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। बिल्कुल। अगर आप फंसे हैं तो मैं भी फंसा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिकॉज वी आर बेसिकली लिविंग इन अ सोसाइटी सोसाइटी, बिल्कुल। तो हमें इट्स अ चेन फॉर्मेशन वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम उन दिक्कतों को सुलझाएं। बिल्कुल और सही बात है, शिक्षा बदलनी चाहिए। अब तो मुझे मैं अभी आर्किटेक्ट्स के साथ था और कुछ इंजीनियर्स के साथ था लास्ट ईयर, तो उनके साथ देख के तो मुझे उस फील्ड में इतना अच्छा लगने लगा। बोले यार ये तो मुझे भी करने का मन कर रहा है। तो क्रिएटिविटी जब आप किल कर देते हैं तो आप क्या जी रहे हैं? तो हमारी रचना करना तो हमारा स्वभाव है। भले वो आप इंजीनियरिंग से करिए, भले वो आप बिल्डिंग बना के करिए या किसी तरीके से करिए। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट आर्ट्स एज वी अंडरस्टैंड, इट इज़ क्रिएटिविटी वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। ऑल अभी बहुत से इंजीनियर्स बहुत खुश हैं विद द प्रोडक्ट दैट दे आर मेकिंग। कितना खुश होगा कि मैं अपना मतलब प्रोडक्ट बना के कोई रोबोट या कोई डिवाइस बना के आपको दिखाऊं। something which is innovative, something which I have Created, the, हाँ। the thing comes on creation। हाँ। आपको कुछ जब क्रिएट करते हो तो सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल, हाँ। चलिए अब बहुत भारी बात होगी आपके अच्छा, साथ। ठीक कहाँ है। संगीत में अपन मस्त लय में थे, तो ये भारीपन को उतारने के लिए मैं पहले तो कविश आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आप कल रात को आए, आप फिर आज सुबह बीम भेंट का गए, अभी सोए भी नहीं बेचारे, फिर इनको रियाज भी करना है, तो मैं इनको किसी तरह गुजारिश करके लाया। ग्रेट फॉर दिस टॉक शो, इट्स सो नाइस ऑफ यू कविश, Thank you. came here and really we are grateful। Cook Speaks is grateful to you that you come here, and we thank Jiflif Karan Kukreja who has taken this great initiative, you know, in organizing this beautiful meet। तो अब ये जाने के पहले जो इतना भारीपन किया है, हाँ। उसको हल्के संगीत से उतार दीजिए। अच्छा, ठीक। छोटा सा एक दो लाइन जो आपकी पसंद की हो, हाँ। जो भी आपको अच्छा लगे। सोचने दीजिए मुझे। हाँ ज़ाहिर है, खूब सोचिए साहब। इसको हम एडिट नहीं करेंगे तो रिकॉर्डिंग ना आएगा कि आप सोच रहे हो, आप एक चीज को क्रिएट कर रहे हो। अभी अपन क्रिएशन की बात करी थी, हाँ, तो आप क्रिएट करिए, हम वेट कर रहे हैं। क्या ठीक है, इसी में मजा आ गया सर। अरे संगीत तो होता ही इस लायक है यार, बहुत खूबसूरत। तो मैं एक नूरी पे बजाता हूँ, फिर एक गा दूंगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, मैं सुनाता हूँ गा के। नूरी पे गिटार पे सुना। अरे वो जमाना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। क्या बात, वो जमाना चला गया है, वो मोहब्बत अब
कहाँ है, यहाँ सब लोग समझदार हैं, दीवानगी बोलो कहाँ क्या है बात, क्या बात। वो जमाना। वो दिन कब के चले गए हैं, इंतजार करते थे कभी, ब्यूटीफुल। वो दूरी कब की नहीं रही है, करीब लाती थी कभी। आज हमें फुर्सत कहाँ है, आज हमें फुर्सत कहाँ है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, वो जमाना चला गया है, वो मोहब्बत अब कहाँ है। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसी के साथ मैं कविश को एक बार और शुक्रगुजार थैंक यू बोलता Thank हूँ, you और too. मैं उम्मीद करता हूँ कविश हम सबकी बेस्ट विशेस हैं, आप Thank you. खूब तरक्की करें, अच्छा करें, और फिर हमारे पास भोपाल तक। बिल्कुल सर। थैंक यू। जय हिंद।